अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, एक और बड़ी खबरों का दिन, लेकिन अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, किसी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब किया और इसके अलावा मुलाकातों का सिलसिला यहाँ वहाँ उठक बैठक सब जारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो भी शशोपंज में हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के, वो भी किसी अनजाने खौफ तज़ब्ज़ुब का शिकार है, फ़ैसला नहीं कर पा रहे। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल बस एक फ़ैसला कर दिया, वो है लॉन्ग मार्च का। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। उनका लहजा कैसा था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो देख लेते हैं। डंडे का जवाब डंडे से, पत्थर का जवाब पत्थर से, ये कोई और नहीं कह रहा, ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, जो कि इससे पहले एक लॉन्ग मार्च का तजुर्बा कर चुके हैं और तब ये कहा करते थे मुझसे मार्च का वादा किया था चौधरी बरादरान ने। हो सकता है वो ये मार्च हो, साल का तो बताया नहीं गया था सेठी साहब, लेकिन आप प्रोग्राम में ये कहते आए हैं कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए। आपके अल्फाज क्या थे वो सुन लेते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ, मैं पहले भी कहा, मैं फिर अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए तैयार नहीं होगी कि ये लॉन्ग मार्च 27 मार्च तक बात नहीं आनी। इससे पहले बात कहीं ना कहीं आके 23 मार्च, हाँ 23 मार्च 27 को तो 23 24 जो भी है, हाँ। एंड ऑफ मार्च में ये जो मसले हैं ना, ये उससे पहले ही हल हो जाएंगे। और शेख रशीद साहब एक खतरे से खबरदार कर रहे हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। 4 महीने से मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। ना मौलाना फजलुर रहमान मौज़े तंग हैं और वो एक आलिम दीन है। उनको समझना चाहिए कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, ख़तरनाक, और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। अभी तो दोनों तरफ बराबर आग लगी है। इधर PTI तैयारी कर रही है 27 को वहाँ जलसे की डी चौक में, और इधर मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दे दी है अपोजिशन जमातों को। ये तो मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं सीधे सीधे। सेठी साहब, कैसे लॉन्ग मार्च नहीं होगा? जी हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है 27 को जी जलसे का ऐलान किया है, क्योंकि उनका ख्याल है कि 28 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, और उन्होंने ये कहा था कि 27 को पहुँचे वहाँ, सारे रात वहाँ गुजारेंगे और उसके बाद अगले दिन एक समुंदर होगा वहाँ जिसको क्रॉस करना होगा जिन लोगों ने वोट डालने जाना है और जिनको वोट डालने नहीं देने जाना। तो उनका तो ये धमकी थी। मगर उसके बाद फिर मौलाना ने ये कहा कि अच्छा आप 27 को लोगों को वहाँ बुला रहे हैं, हम 24 को बुला लेते हैं ताकि जगह फिर हम ही कब्जे में ले लें, फिर देखे जाएगा आगे क्या होता है। उसके बाद मैंने सुना कि गिल साहब हैं, इनके शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जी हम 24 से पहले हम भी अपने लोगों को 24 को ही बुला लेते हैं। अब 23 को इसलिए नहीं बुला सकते क्योंकि उस दिन पाकिस्तान डे परेड भी होगी और वहाँ OIC की कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बुलाई है। वो ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो सिर्फ सलाम दुआई होगी और एक शक्ल दिखाई होगी, सिंबॉलिक। हाँ, वो पहले से ही तय पा लिया है कि वहाँ क्या रेजोल्यूशन पास होंगे। अच्छा। वो डिसाइड हो चुका है, वो मिलेंगे और वो कर देंगे। एक दिन का वो कुछ घंटों की बात है। तो अब इस सूरत हाल में कि एक साहब कहते हैं कि हम डी चौक में करेंगे, दूसरे साहब कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे करेंगे। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तो डी चौक से आगे है, तो अब अगर अपोजिशन के लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इकट्ठे हो जाएंगे, आप पारा से लेके सीधे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू फॉरेन ऑफिस को क्रॉस करके, सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस करके, और आगे आप पार्लियामेंट के सामने आ जाएंगे, प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट के सामने आ जाएंगे। और वो दूसरी तरफ वो कहते हैं उसके इस तरफ डी चौक में PTI वाले होंगे। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि क्लैश हो, इसमें काफ़ी चांसेस बहुत हाई हैं क्लैश के। तो इसलिए चौधरी शुजात साहब ने ये एक बयानिया है उनका कि ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है, इसका फ़ायदा कोई और ही उठा सकता है और आप ये ना करें। आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब जमहूरियत जो है वो ICU में चली जाती है या बीमार हो जाती है तो उनका हाल पूछने के लिए कोई मेहमान हॉस्पिटल का MS आ जाता है गुलदस्ता लेके। चलो गुलदस्ता तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाता है आपका हाल लेने के लिए। तो वो ये हाल पूछने नहीं आता, हाल और ख़राब करने आता है वो। तो इसलिए सूरत हाल यही है कि अगर ये होता है तो फिर ये हालात बिगड़ सकते हैं। अच्छा, अब शेख साहब का जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने कहा, उनके बारे में पूछा गया कि एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ है जी, और उन्होंने आगे से ये कहा कि जो वो पाकिस्तान के साथ है जी, ऐसा ही है। ये सुनवा देते हैं। हाँ, सुनवा दें। अल्लाह के फजलो करम से एम्पायर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं
और पाकिस्तान का तकाजा ये है कि पाकिस्तान में नारकी ना फैले। पाकिस्तान के साथ होने का क्या मतलब ले यहाँ पे? मगर उधर एक और भी शॉट है, वो भी आप दिखा दें, फिर मैं इसके ऊपर वज़ीर दिफा का। वज़ीर दिफा क्या कह रहे हैं? साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सारा फसाद मीडिया पे। जी, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। साथ ना हो तो ये फैसला ना कर लेते, अभी तक डिसाइड ना हो चुका। इस बयान को वेटेज देंगे? ये तो कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी अगर जाना होता तो चले जाते, कर लेते फैसला, और इसलिए हमारे साथ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मगर जब आप इत्तेहादियों की बातें सुनते हैं तो वो तो ऐसे लगता है कि वो तो ऑलरेडी चले गए हैं, सिर्फ अनाउंस नहीं किया उन्होंने, मगर हर जगह पे इशारे तो यही कर रहे हैं कि हमने हुकूमत छोड़ दी है, इस हुकूमत के साथ हम नहीं ठहर सकते। MQM ने ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के मुकमुका कर लिए। और मुकमुका का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे वो हैं? इसलिए मुकमुकाई होती है ना, ये कि लेन देन जो होती है, डील होती है। अच्छा। हाँ, कोई असूल शूल तो खास होते नहीं है। अच्छा। और नहीं, सियासत में असूल नहीं होते। अच्छा, और जो कहता ना कि असूली बात है, हाई मॉरल ग्राउंड है, ये सब नॉनसेंस। तो अब बात ये है कि ये इनका ये कहना कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ये भी कहा ना उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ। शेख साहब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ। ये दो अलग बातें हैं क्या सिटी साहब? दोनों अलग बातें हैं ना जी। अगर इनका ये ख्याल है, अगर ये शेख साहब का ये होता कि जी वो हमारे साथ हैं, तो वो पाकिस्तान का ना कहते, ठीक है ना। पाकिस्तान में तो फिर गवर्नमेंट भी आ जाती है, अपोजिशन भी आ जाती है, अवाम भी आ जाती है, सारे ही आ जाते हैं ना पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मसले तो हैं, इनको भी, गवर्नमेंट को भी पता है कि मसले हैं, और ये जो गवर्नमेंट घबराई हुई है और हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ती। और मेरा ये हमेशा मौक़िफ़ यह रहा है, जो हुकूमत कहती है, हुकूमत के लोग, आज जो लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मुझे जिन साहब ने बताई, उनको कहा गया ये, अच्छा, कि आप फिक्र ना करें। वो कह रहे हैं जी कि हमें तो कोई फ़ोन वोन नहीं आया। तो उन्होंने पूछा गया एक गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर से कि हमें कैसे पता है कि एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है, पहले तो फ़ोन आ जाता था, अभी फ़ोन नहीं आया, तो इसका ये मतलब है वो आपके साथ नहीं है। और इसका ये भी तो मतलब नहीं है कि फ़ोन नहीं आएगा, और या फ़ोन नहीं आएगा। हाँ। अगर नहीं आएगा तो फिर हम क्या सोचें? पहले तो आता था कि चले जाओ, अब तो अगर नहीं आएगा तो इसका शायद यही मतलब है कि ना जाओ। तो हम तो खुद सोचना पड़ेगा हमें। तो आगे से जवाब ये मिला है कि अभी आप 2-3 दिन और ठहर जाएं, फिक्र ना करें, फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये फ़ोन आने वाली जो बात है ना, इसीलिए आपको याद होगा कि मरियम औरंगज़ेब ने और एक ट्वीट भी की, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जब ये वफात चली कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें फ़ोन आ रहे हैं। जी जी। फिर ये बात और ये पेशावर की तरफ लोगों ने इशारे करने शुरू कर दिए। तो फिर उसके बाद फिर एक और ख़बर चली कि इस्टेब्लिशमेंट के ने ये, जहाँ से ये खबरें आ रही थी या इस किस्म के फ़ोन कॉल आ रहे थे, वहाँ यही हिदायत की कि ये बंद कर दें ये काम, हम इस काम में अब नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें सारी चल रही हैं मार्केट के अंदर, और ये बाय द वे ये चलाई जाती हैं, ये चलती एवं नहीं है, ये चलाई जाती है, सोची समझी फीड की जाती है, फीड की जाती है एक माहौल क्रिएट करने के लिए। और इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो माहौल क्रिएट करने का है वो है गवर्नमेंट का, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ इन ट्रबल, ऑपोजिशन इज़ नॉट इन ट्रबल। वो तो 4 साल से ट्रबल में है, वो तो कुछ हासिल करने जा रहे हैं ना, तो वो तो ट्रबल में है ही नहीं, वो तो करेंगे, फेलियर या सक्सेस वो तो करेंगे। मगर गवर्नमेंट जो है वो परेशान है कि अगर इत्तेहादी इधर उधर हो गए या हमारे लोग इधर उधर हो गए तो क्या होगा। और आज तक जब भी इस किस्म का मौका आया है या इस किस्म की परेशानी आई है तो फ़ोन चले जाते थे जी। और अब तो ये कि जिन लोग फ़ोन रिसीव करते थे, अब हुकूमत वाले लोग भी ये, और GDA वाले भी, और अपोजिशन वाले भी, और BAP वाले भी खुद तस्लीम करते हैं उनके लोग कि जी पहले फ़ोन कॉल आ जाती थी जी। उन्होंने कहा, हमें तो क्या पता था। अब वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पहले आती थी, अभी नहीं आई। तो अब बात ये है कि ये सब इंतज़ार में है गवर्नमेंट वाले, और जो उनके साथ रहना चाहते हैं कि भाई कोई फ़ोन कॉल पे आए, ठीक है। और गवर्नमेंट वाले ये कह रहे हैं आप ठहर जाएं, आ जाएगी अगले 2-3 दिन में, अगले 2-3 दिन के बाद फिर कहेंगे अभी ठहर जाना यार, अभी वक्त है, अभी तो पता नहीं कितने दिन पड़े हैं आयशा, 13 दिन पड़े हैं मेरा ख्याल है, 13-14 दिन पड़े जी, 13 तकरीबन। हाँ, 27 का 14 तारीख होगी ना आज 15 है, आज 15 है जी, तो इसका मतलब है कि 13 दिन और 5, 13, 15, हाँ 13 से 14 दिन है, 13 दिन है। इसका मतलब है 13 दिन तक हम कांटों पे इंतजार करें। ये सारे लोग, और मैं आपको याद होगा, पता नहीं वो क्लिप है आपके पास कि नहीं, मैंने कहा था आखिरी दिन जी, ये आप बार-बार मैंने कहा था ये फैसले आखिरी दिन में चलेगा। होंगे, उस वक्त तक सारे बैठे होंगे कि फोन कॉल आनी है या नहीं आनी, बैठे नहीं होंगे, हवा में लटके होंगे। हाँ, सारे लटके हुए। अच्छा, ऑपोजिशन अपने 160-62 तैयार करके बैठी हुई है, मगर उनको 10-20 और चाहिए ना, तो वो भी फोन कॉल के उधर किस किस्म की फोन कॉल आती है या नहीं आती, बड़ी सीधी सी बात है। अगर फोन कॉल आई तो वो यही आएगी कि हुकूमत का साथ रख रहे, और अगर नहीं आएगी उसका मतलब ये होगा
कि आप जो अपना मर्जी फैसला करें, हम मदाखलत नहीं करेंगे। और जो इत्तेहादी हैं उससे वो ये मुराद उसका उठाएंगे कि जी इसका ये मतलब है आप जाएं जिसकी तरफ मर्जी जाएं। अब जिसकी तरफ मर्जी जाएं, उन्होंने तो अपना सोचना है कि आगे इलेक्शन जब भी होगी, अगर पीटीआई के साथ रहे तो पिटाई हो जाएगी। तो फिर वो अपने आप को बचाने के लिए वो जो अब फैसले उन्होंने किए हैं कि अगर फ़ोन कॉल नहीं आती तो फिर हम अपोजिशन के साथ जाएंगे। तो इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि खान साहब किसी वक्त तो वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। कभी तो वो दीर में खड़े होके ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके साथ जेन्युइनली गवर्नमेंट की भी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं और लोगों की भी टांगें कांपनी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि अपोजिशन की होती है, गवर्नमेंट की अपनी खुद टांगें कांपनी शुरू हो जाती है। ये खान साहब ने क्या कह दिया, बर्बाद आ दे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, इशारा किस तरफ है। अच्छा, तो इसलिए ऐसे ही है ना, अब वो समझ गए, हम भी इशारे करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, हम भी तो अब इशारे ही करते हैं ना, इससे कुछ दिन लगे हैं, लेकिन अब वो समझ ये ना हो कि हमें फोन कॉल आ जाए। तो इसलिए हम भी जरा ख्याल रखते हैं। हम भी देखेंगे ना वहाँ किस तरफ चल रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे इधर चल रही है तो फिर कूद जाएंगे यहाँ, और अगर उधर चल रही है तो मुंह पे पट्टी लगा लेंगे। तो ये सब चीजें चलती हैं। बट आई वंडर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कभी ऐसा मोड़ भी आया था? आयशा, ये एंटरटेनमेंट है, ये पूरी एक एंटरटेनमेंट शो है पाकिस्तान की सियासत। साडा सास सुके ऐसे ठीक साहब तुसी कह रहे हो एंटरटेनमेंट, इसीलिए तो एंटरटेनमेंट है। हॉरर शो में सास सुकी जाता है ना, ए हॉरर शो है। टेंशन जब होती है कि जी वो बंदा मर्डर करने जा रहा है, होगा, रात का अंधेरा है, बदी की ताकतें जोर पकड़ रही हैं, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैमरा वर्क चल रहा है, ऐसे चुप करके आवाज आती है क्रीक करके, तो पता लगता है कोई इंट्रूडर आ गया। तो ये टेंशन ही है ना। अभी आपने कुछ नहीं देखा आगे अगले 13 दिन में क्या क्या होना है यहाँ। ऐसी ऐसी टेंशन होनी है कि रात की नींदें हराम हुई भी होंगी। थोड़ा स्क्रिप्ट तो आपने पहले ही बता दिया था। तो अभी नहीं, मैंने पूरा नहीं बताया, बताऊंगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। देखिए ना, हमने भी तो क्रिएट करना है, सारी बात मैंने आज कर दी आयशा, खोल दी तो कल कौन देखेगा हमें? हाँ। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता एक एक दाना एपिसोड पे चल रहा है आपका सीजन, एपिसोड पे चल रहा है। तो बात ये है, टू बी वेरी फेयर, कि ये जेन्युइनली कोई फोन कॉल नहीं आनी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं आगे होने क्या जा रहा है। अच्छा, ठीक है। आज आपने अभी इंट्रोडक्शन में ये कहा कि आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है जी। अब बात यह है कि आम तौर पे जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है जी, तो दो चीज़ें होती हैं। एक ये, एक दिन पहले ऐलान हो जाता है कि कल कोर कमांडर्स है या परसों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जी। और ये हस्बे मामूल ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रूटीन का हिस्सा है। अब रूटीन है क्या? रूटीन ये है कि हर 3 महीने के बाद या हर 1 महीने के बाद एक टाइम फ्रेम है, जिसके बाद ये महीने के शुरू में पहले हफ्ते में ट्यूसडे के दिन आमतौर पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। इस दफ़ा 1 हफ्ता गुजर गया, दूसरे हफ्ते पे जाके हो रही है, पहले हफ्ते में नहीं हुई। तो ये भी सोचना चाहिए कि क्या बात है, पहले हफ्ते क्यों नहीं हुई, दूसरे हफ्ते जाके ये हो रही है। अच्छा, आमतौर पे तो पहले हफ्ते एक नया मंथ शुरू होता है तो उसके पहले हफ्ते में ट्यूसडे को हो जाती है जी। इस दफ़ा ना अनाउंसमेंट हुई है ना पहले हफ्ते ट्यूसडे को हुई है, और आज जाके अनाउंसमेंट हुई है कि जी आज को, क्योंकि कल मैं देखता रहा हूँ खबरें हमें मिल रही थी कि जी कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, कल है, वो तो चिड़िया की खबरें आ रही थी, और ये इतनी कोई खुफिया कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि उसको छुपाया जाए। मगर ISPR की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं थी कि कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही। दूसरी बात यह कि ये 1 हफ्ता लेट आई है, और ये उस वक़्त आई है जबकि 2 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक नई डेवलपमेंट हुई है ये इंडियन ब्राह्मोस मिसाइल जो आके यहाँ गिरी है, जिसके ऊपर ISPR की तरफ से पहले ही पाकिस्तान की हुकूमत का और फौज का जो मौक़िफ़ है वो आ गया, ठीक, और वो भी मैं आज डिस्कस करना है, इसको अलग रखते हैं। दूसरी तरफ ये कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया कि जी 27 तारीख को हम वहाँ 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे और फिर रास्ते रोकेंगे सबके, हम देखेंगे कौन जाता है और कौन आता है, तो धमकी थी ना। और उसके बाद मौलाना फजल ने ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड ऑपोजिशन उन्होंने ऐलान कर दिया कि फिर इट द इट द रोड़े दा रोड़ा और डंडे दा डंडा, और हम भी आ रहे हैं, और हम 24 को पहुंच जाएंगे वहाँ, 23 को तो नहीं बिकॉज वो सारा कुछ बंद होगा, मगर हम 24 को पहुंच जाएंगे और हम आगे अड्डे पे बैठ जाएंगे, आओ तो सही तुम, ठीक। उसके बाद फिर गिल साहब का आया, शहबाज गिल साहब का, कि हम भी 24 को बुला रहे हैं सबको, फिर हमने भी आगे कर दिया एजेंडा। तो मतलब ये है कि एक साइड चाहती है कि क्लैश हो, दूसरी साइड कहती है हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर आप चाहते हैं तो फिर हो जाए। और ये दोनों कश्मकश में दे विल ट्राई टू कम टू इस्लामाबाद
और एक डी चौक और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। अब सूरत हाल ये है कि चौधरी शुजात ने एवं ये बात नहीं कही कि ये क्लैश हो सकता है, और मेरा ख्याल है आज का जो एजेंडा था कोर कॉन्फ्रेंस का जी, उसके अंदर ये यकीनी तौर पे ये डिस्कस किया गया होगा कि ये सियासी जमातें जो हैं, हालांकि ये प्रेस रिलीज में ये ऐसी बात नहीं की जाती बिकॉज वो लगता है ऐसे है कि ये सियासी बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो मगर जाहिर है कि हम भी तारीख राहों में मारे गए कभी कभी, तो वो इसीलिए क्योंकि कुछ चीज़ सीखा है। हाँ। तो यकीनी तौर पे ये डिस्कशन हुई है वहाँ। और इसका नतीजा क्या? और उसका नतीजा यही है कि ये दोनों को मैसेज जाएगा कि आप पुल बैक, अपनी अपनी हद में रहें, अपनी अपनी ये आप ना करें, मेहरबानी करें, ये आप ना करें। अच्छा, अब अगर गवर्नमेंट कहती नहीं हम करेंगे तो फिर एक और नाराज़गी हो जाएगी। पहले भी कुछ नाराज़गियाँ हैं, तो इमरान खान साहब इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते कि इन हालात में जब इतनी पहले से टेंशन हुई है विद द इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एडवाइस करे कि आप मत करेंगे और वो कहने मैं करूँगा, तो मेरा ख्याल है ये बात सुननी पड़ेगी। और उधर ऑपोजिशन को भी यही कहा जाएगा कि मेहरबानी करें, आप ना करें। वो आगे से जवाब देंगे जी हुकूमत नहीं करती, हम भी नहीं करते, हमने अनाउंस किया हुआ लॉन्ग मार्च का मगर हम कॉल ऑफ कर देते हैं। एज लॉन्ग एज हमारे रास्ते में ये रुकावट ना करें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन वहाँ कोई क्रिएट ना करें प्रॉब्लम, तो वी डोंट नीड द लॉन्ग मार्च। अब तो हम पहुँच गए हैं वहाँ जहाँ हमने जाना था, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैसेज विल गो आउट दोनों को, और जिसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। और शायद अगर दोनों का मूड ना हो सुनने का या एक का मूड ना हो सुनने का, तो शायद फिर ISPR के अंदर अगले 13 दिन पड़े हैं, बात हो सकती है और कोई सवाल किया जा सकता है कि आप कैसे देखते हैं इस किस्म की चीज़ को। ये प्लांटेड सवाल होते हैं जिसका ये होगा कि ये हमारे तो ख्याल है कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मुल्क की मफाद और सिक्योरिटी और टेररिज्म भी है, यहाँ बड़े ख़तरे हैं, टेरर अलर्ट भी है, और ये तो बड़ा फिर अफरा तफरी हो जाएगी, पर हम तैयार हैं वगैरह वगैरह इस किस्म की बात। तो इशारा तो हो ही जाएगा ना, पता चल जाएगा। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा था, जो आपने दिखाया कि ये लॉन्ग मार्चेस जो हैं और ये जो मजमे हैं इस्लामाबाद में आके ये लड़ाई झगड़े का बन जाएगी बात, इसलिए इसको रोका जाएगा। बिकॉज अगर ये लड़ाई झगड़े बनते हैं तो सारा फोकस मीडिया का और आवाम का और हुकूमत का और अपोजिशन का न्यूट्रल एम्पायर की तरफ जाएगा कि अब आप क्या करेंगे। यहाँ तो लड़ाई झगड़े फसाद पड़ रहे हैं, आप चुप करके बैठे रहेंगे। एक कहेगा हमें बचाओ, हमारा ऑर्डर है, यू आर अंडर अस, हम गवर्नमेंट हैं, यू हैव टू सपोर्ट अस। दूसरे कहेंगे आप आवाम के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, आप आवाम को रोक रहे हैं। तो ये एक डायरेक्ट क्लैश बन सकता है, और एस्टैब्लिशमेंट कभी भी इस किस्म के मौके पे हिस्सा नहीं लेना, पार्टी नहीं बनती, वो हमेशा पीछे हट जाती है, कहती नहीं आप सियासी तौर पे अपने मसले हल करें। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये इनकी बात ना माने, दोनों ना माने, तो फिर एक और भी तो इदारा है। हाँ, कौन सा? अदालत। तो फिर एक पिटीशन जाएगी। वो क्या हो सकती है? वो ये कि जी ये तो फसाद होने जा रहा है, और अदालत जो है यहाँ रोके इस चीज़ को, इस्लामाबाद में धरनों को या एहतजाज को रोके गैर मामूली सूरत हाल ना पैदा हो। और अदालत जो है फिर बुलाएगी, अच्छा, एजेंसियों को बुलाएगी और पुलिस को बुलाएगी, उनसे पूछेगी आपका क्या ख्याल है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ वो आके कहेंगे जी हाँ क्लैश तो हो सकती है जी, ये हो सकता है। तो अदालत ये कह सकती है कि नहीं फिर हम बैन करते हैं इस किस्म की चीज़ को। वो सो मोटो नोटिस भी ले सकते हैं और पिटीशन के ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। तो बहुत से रास्ते हैं चीज़ों को। जैसे लाहौर में मॉल रोड के ऊपर होता है, जलसों पे पाबंदी लगाई गई थी। वो खैर गवर्नमेंट लगा देती है, वो तो गवर्नमेंट लगा देती है ना। सेक्शन 114 है या कौन सा? नहीं, वो ताजिरों की जानिब से पिटीशन गई थी, उन्होंने कहा हमारे कारोबार मुतासिर होता है। तो ये यहाँ भी कुछ हो सकता है, कोई कारोबार की बेस के ऊपर हो जाए या टेररिज्म के बेस के ऊपर हो जाए या कोई एजेंसी चली जाए। तो आने वाला हफ्ता अनफोल्डिंग है। तो आने वाला हफ्ता अनफोल्डिंग है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले कोई फ़ोन कॉल नहीं जाएगी, ये आखिरी हफ्ते में जाएगी गेम और शायद आखिरी दिन तक जाए ये गेम। तो फिर क्या होगा वो फिर आसाब का इम्तिहान है। अब क्या क्या हो सकता है, पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है, PDM क्या कर रही है, बहरहाल ये मामला तो आने वाले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। सेठी साहब ने मुमकिनात बता दिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे और रियासत के अमूर पे। सेठी साहब से ज़्यादा नज़र किसकी होगी? आर्मी चीफ अलबत्ता ये कह रहे हैं ऐसी ही बात कि 23 मार्च परेड और OIC इजलास के लिए सिक्योरिटी इकदामात यकीनी बनाए जाएं। तो ये है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की पंच लाइन। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो।
कहा जाता है कि जो माशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। जो भी अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमरान खान साहब ने इसमें भी चैलेंज दे दिया है मीडिया को, अपोजिशन को, कि आएँ मेरे साथ बैठें, बात करें, मुनाजरा कर लें कि जो काम हमने 3.5 सालों में किया है वो किसी ने नहीं किया और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है। फैक्ट्स क्या हैं और ये जो सियासी इंतशार है ये पाकिस्तान की माशी कैफियत पे कैसे असरअंदाज हो सकता है सेठी साहब? देखिए आयशा, टेलीविज़न के ऊपर तो हर रोज़ ये डिबेट चलती है। एक तरफ उनके लोग आए हुए होते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन के लोग आए हुए होते हैं। जो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं वो सुनवाना थे, मिफ्ता साहब क्या कह रहे हैं? सुना दें जी। आने वाली हुकूमत जो है वो किसी और मुल्क का ख़राब नहीं करके जाती है अगली वाली हुकूमत के लिए। वो कहते थे कि लैंड माइन्स बिछा के जा रहे हैं, ये हुकूमत जो है ये एटम बम बिछा के जा रही है। खान साहब की हुकूमत जाते जाते IMF से अपना प्रोग्राम तोड़ रही है। जो शौकत तरीन साहब का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि जो बेड़ा गर्क इन्होंने मईशत का करा है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम जब हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हम आने के लिए तैयार हैं और वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। लैंड माइन्स कह रहे हैं वो, ये करंट सिचुएशन। बात तो सही है। देखिए ना, पहले साल इन्होंने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, पूरा साल ज़ाया कर दिया, बुरा हाल हो गया। फिर कोविड हो गया, फिर उन्होंने कोविड को भी 2 साल खींचा, फिर IMF के पास गए हैं, फिर अब IMF के साथ 2 ट्रांचेस इनको मिल चुकी हैं, आगे जाके रुकावट हो गई है। 6 माह से ये रुका हुआ है काम। अब ये पहले ये काम मसला हल होना था नवंबर में, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया और अब जाके फिर ये कहा जा रहा है कि एंड ऑफ मार्च जब ये धरने वरने और हुकूमत का आना जाना ये सारा मसला हल हो, फिर जाके IMF के साथ बात होगी। अच्छा। अब अभी हाल ही में फिर से ये सारी बात छेड़ दी गई है। IMF ने आखिरी वो जो ट्रांच था वो 1 बिलियन फिर देना था, उसके हिस्से देने, वो रोक दिया उन्होंने कहा जी आपने, शौकत तरीन साहब ने ये जो पिछले महीने एमनेस्टीज दिए हैं और ये जो खर्चे बताए हैं और ये जो पेट्रोल की कीमतें 1 माह के लिए कम की हैं और मुंजमद कर दी हैं, फ्रीज कर दी हैं। तो अब बात ये है कि IMF ने कहा रुक गए सब कुछ, और वो फिर रुक गया। अब ये है कि इस महीने के बाद अगर हुकूमत रहती है तो फिर जाके इनको बात करनी पड़ेगी, और हुकूमत अगर नहीं जाती तो दूसरे जो आएंगे उनको बात करनी पड़ेगी। अब वो कितनी देर के लिए आते हैं, 1 माह के लिए आते हैं, 2 माह के लिए आते हैं, वो क्या वादा करते हैं? अगर तो वो 1 माह के लिए आते हैं तो जो भी वादा करेंगे उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि IMF का ताल्लुक जो है वो एक प्रोग्राम के साथ है, और वो अगर प्रोग्राम अगले 4 महीने जून तक नहीं चलता तो फिर सारा का सारा फटा पड़ जाएगा एक दफ़ा फिर। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये बिल्कुल कि एक माइनफील्ड है इकॉनमी जिसको इन्होंने बहुत मिस हैंडल किया है, और कभी इंडिया से इंपोर्ट होगी, कभी नहीं होगी, कभी वीट जो है वो एक्सपोर्ट होगी, कभी इंपोर्ट होगी, कभी शुगर इंपोर्ट होगी, कभी एक्सपोर्ट होगी, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी 10 रुपये तेल बढ़ जाता है, फिर अगले महीने 5 गिर जाता है, फिर अगले महीने ये हो जाता है। ये मतलब सब कुछ चल रहा है ना, ये किसी किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं है। और जो सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, आप छोड़ दें ऑपोजिशन के लोगों को, मिफ्ता इस्माइल ने तो यही बात कहनी है, तो उनको आप छोड़ दें, ना बात माने, मगर हफीज़ पाशा साहब बाहर बैठे हैं और भी बड़े लोग बाहर बैठे हैं। आपको याद है जब ये एमनेस्टी स्कीम वगैरह आई थी, हमने यहाँ 6-7 टॉप एक्सपर्ट्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को कोट किया था कि जी ये जो कुछ करने जा रहे हैं ये गलत है, इसको ना करें ऐसे, मगर वो तो सियासी तौर पर कर रहे थे ना, तो इसलिए हालात तो ख़राब हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है और जो नई गवर्नमेंट आएगी, या तो वो IMF के साथ बैठ के कोई मुआहदा करे, और जब वो 1 महीने 2 महीने के बाद चली जाएगी, फिर एक अबूरी हुकूमत आ जाएगी, फिर अबूरी हुकूमत जो है उसी चीज़ को चलाना पड़ेगा उनको, फिर अबूरी हुकूमत जो है उसके ज़माने में आ जाएगा, बजट आ जाएगा, या अबूरी हुकूमत एक केयर टेकर गवर्नमेंट बजट बनाएगी और गाली खाएगी, या जो अगली हुकूमत आ रही है जिसका कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, या वो करेंगे तो गाली खाएंगे। और अगर इमरान खान साहब रह गए, वो तो पहले ही गाली खा रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस फार्मूले पे ज़्यादा वजन है, इस फार्मूले पे ज़्यादा वजन जी, क्या मगर वो आप देखिए ना, यही तो मसला है, इस फार्मूले पे ज़्यादा वजन है, मगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये किसी चीज़ पे बैठते नहीं है, ये कहीं भी किसी चीज़ को पूरा नहीं करते, ये बातें करते हैं फिर करते नहीं। और अगर हालात आगे बिगड़ने जा रहे हैं और महंगाई ख़त्म नहीं हो रही है और भी डेट क्राइसिस आ रही है और टैक्सेस लगने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब कैसे करेंगे ये सब कुछ? वो तो अगली इलेक्शन में उन्होंने तैयारी करनी होगी, तो कैसे करेंगे? तो फिर भी यही होगा कि नहीं करेंगे, फिर और हालात ख़राब होंगे। जब भी खान साहब जाएंगे ये एक टिक 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 एटम बम छोड़ के जाएंगे, ताकि अगली हुकूमत जब आए तो वो पहले ही बम फट जाएगा, वो फारग हो जाएगा। लेकिन जुबैर उमर साहब को अभी हमने सुना, वो जो साबिक गवर्नर सिंध है, वो कहते हैं अगर हमने हाथ खड़े किए हैं इट मींस के वी हैव सम प्लान इन माइंड। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आपस की बात है कि जो भी प्लान्स हैं सारे मुश्किल प्लान्स होंगे। यही तो कहना है उन्होंने, क्या ये कहेंगे कि हाँ हम नहीं मैनेज कर सकेंगे इसलिए हम आते ही नहीं हैं?
ये नहीं होता ना, वो तो उनके पास और चारा क्या है, वो ये कहेंगे आप फिक्र ही ना करें, हमारे हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यही कहेंगे ना, ये तो नहीं कह सकते हाँ एटम बम फट गया तो हम क्या करेंगे, तो अब आम कहेंगे तुम बाहर ही बैठो देखो उन्होंने आप ही कर लेने दो। इसलिए ये कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैन फॉर मैन, बंदा बंदे के साथ, माल्टा माल्टे के साथ, सेब सेब के साथ, जो नून लीग की टीम है उसके अंदर बेहतर इकोनॉमिस्ट्स हैं, बेहतर फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं। पीटीआई की टीम के अंदर ऐसे नहीं है। इसीलिए 3 साल में आपने देखा कितने फाइनेंस सेक्रेटरीज आए, कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स आए और क्या क्या हुआ। जी। ये शो करता है कि उनको समझ नहीं है हाउ टू रन द इकोनॉमी। कभी एक को लाते हैं, कभी दूसरे को लाते हैं। तो नून लीग का तो वो है कि वो डार साहब अगर होए तो डार साहब होंगे, अगर वो ना होए तो मिफ्ता इस्माइल होगा। और ये वो लोग हैं जिनका तजर्बा है, जिन्होंने चलाया है, जिनका एक तनकीदी जायज़ा है, जो कि कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो जो कहते हैं ना इनिंग्स मुश्किल में हो तो तजुर्बाकार बैट्समैन को भेजा जाता है, आप वही बात कर रहे हैं। हाँ। अगर ऐसे में हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जो तेल की कीमतें एकदम ऊपर गई थी वो एकदम से ही नीचे आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम डॉलर को देख रहे हैं कि वो 180 को छू रहा है। जो बात आपने की इसका मतलब है कि अपोजिशन तो इमरान खान साहब का बर्डन आसान करने जा रही है ना, ऐसे मोड़ पे ये अपने गले में डोल डालना। मगर खान साहब नहीं ना करना चाहते, वो कहते हैं कि बर्डन मेरे पास ही रहने दें। हाँ। मैं जो मर्जी करूं, मुझे 1.5 साल और दे। लेकिन ऐसे मामलात पे तो कहीं से पैगाम आ जाता था ना कि मईशत बुरी नहीं है तो इतनी अच्छी भी नहीं है। अच्छी तो है नहीं, सबको पता है कि अच्छी नहीं है। तो वो जो तशवीश जाहिर की जाती थी उसमें वजन होता था। अब क्या वैसे हालात नहीं है सेठी साहब? जो उससे बुरे हैं। अच्छा, पहले से बुरे हालात हैं। तो इस मामले पे भी न्यूट्रल ही रहा जाएगा, न्यूट्रल ही होगा? देखिए, न्यूट्रल जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो ये चाहेगी कि कोई ऐसी अच्छी टीम आए जो डिस्ट्रप्शन ना करे और इस सारे मामले को संभाल ले। अब खान साहब की टीम ने तो शो कर दिया है कि वो संभाल नहीं सकते, तो अब ऑप्शन तो यही है ना कि वो टीम आए जो कि इसको संभाल ले। तो वो जब तक वो टीम आएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा वो संभाला उन्होंने कि नहीं संभाला। अब मैं अगर अपनी उनकी जगह पे हूँ तो मैं ये सोचूं इन्होंने तो काम ख़राब किया हुआ। अच्छा, इनको 1 साल 2 साल 3 साल चौथा साल जा रहा है, इनको ना समझ आ रही है कि आना है कि जाना है। जी। तो इससे बेहतर यही है कि किसी और को मौका दिया जाए, जिन्होंने पहले बहुत तजर्बा है जिनका, तो उनको मौका दिया जाए। ये बिल्कुल उसी किस्म का फ़लसफ़ा है जिस फ़लसफ़े के तहत आपने इमरान खान को वोट दिया था। सर मैंने वोट नहीं दिया था। मेरी ड्यूटी थी। हाँ, तो आप जा नहीं उस दिन सकी। मैं जी नहीं जा आपका दिल तो सकी। कर रहा होगा देने को। अब मैं दिल की बात क्यों बताऊं, मेरा दिल भी न्यूट्रल है। तो बात यह है कि बहुत से लोगों ने इसीलिए खान साहब को वोट दिया था कि वो समझते थे कि यार वो जो पहले जो चल रहे हैं वो तो हमने, वो तो करप्ट है। नहीं करप्ट नहीं, हमने देख लिया ना। हाँ हाँ 20 साल से वो चल रहे हैं जी। हमने देख लिया। वो अब हम तब्दीली चाहते हैं। ये तब्दीली जो भी होगी उससे बुरी तो नहीं होगी ना। वो समझते थे वो काफ़ी बुरा काम कर रहे हैं, इसलिए खान साहब को मौका लाया। अब पता चला कि उससे भी बुरी है, इससे भी ज़्यादा गिरी हुई है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, ये सोचेंगे कि जी इससे बुरी तो नहीं हो सकती तो किसी और को ले आए, तो इस फलसफे के ऊपर फिर रास्ते कुछ खुल जाएंगे। ये भी एक डिस्कशन चल रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब आज बहुत कॉन्फिडेंट थे और उनका यही मानना है और यही कहना है और वो यही कन्विंस करते हैं सबको कि इस हुकूमत के सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं। लेकिन सेठी साहब के बकौल कि हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में है, उन माहिरीन की क्या राय है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और एक संजीदा मामला जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुआ और आपने भी उसका इशारा दिया कि उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ISPR की जानिब से की जा चुकी थी। भारतीय मिसाइल का पाकिस्तानी इलाके में आना, 3 मिनट से ज़्यादा वक्त रहना और उसके बाद तबाह हो जाना, ये तो खुशकिस्मती है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये गैर मामूली वाक़या है जिसका 2 दिन बाद भारत जवाब देता है। उनके वज़ीर दिफा क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। इस वाक़े की नौइयत कितनी शदीद है सेठी साहब, और इंडिया के रिस्पांस को और इससे पहले पाकिस्तान के रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कितने दिन के बाद ये स्टेटमेंट आया? 2 दिन के बाद। नहीं, इंडिया की तरफ से सरकारी तौर पे स्टेटमेंट आ गया था, उसके बाद राजनाथ सिंह ने यहाँ लोकसभा में जी, तो 7 दिन हो गए हैं ना, 6-7 दिन हो गए ना जी। 9 तारीख का वाक़या है। 9 तारीख, तो आज 15 हो गई जी। अच्छा, अब बात ये है कि जिस दिन ये हुआ है, आपने खुद ही कहा कि 3 मिनट और 40 सेकंड के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस में ये थी जी। ये अब सुपरसोनिक मिसाइल है, बड़ी मतलब मैक 2 मैक 3 की स्पीड पे चलती है जी। मैक 3 मैक 1 इज साउंड स्पीड ऑफ साउंड, तो ये 1500-2000 किलोमीटर पर आवर पे जो चलती है, स्पीड होती है इसकी। अच्छा, अब बात ये है कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल है।
और इसके जैसे खुद इन्होंने कहा कि इसके SOPs होते हैं और इसको ट्रैक किया जाता है। अब इंडिया ने जो पहला स्टेटमेंट दिया और वो ये स्टेटमेंट दिया कि जी एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट जो है वो इससे ज़्यादा बात नहीं की और हम रिग्रेट के ये एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ तक ये नहीं कि पाकिस्तान से माजरत की हो, सिर्फ ये रिग्रेट कि जी हमसे ये एक्सीडेंट हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक सोचा समझा जवाब आया कि जी ये अगर एक्सीडेंट हुआ है तो बड़ी ये ख़तरनाक बात है, मगर इसलिए कि हमें बताया जाए ये कैसे एक्सीडेंट हुआ है, हमें साथ शेयर किया जाए। इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर फिर पाकिस्तान ने मौका मिला तो पाकिस्तान ने की तरफ से फिर ये बात आई। पहले पाकिस्तान ने कहा अच्छा जी एक्सीडेंट है तो ठीक है कोई बात नहीं, मगर पता तो लगना चाहिए एक्सीडेंट हुआ क्यों और कैसे हुआ और आगे नहीं होना चाहिए। तो पहली स्टेज पे तो पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि शायद एक्सीडेंट ही हुआ, मगर जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी है तो अब मेरे जहन में बिल्कुल क्लियर हूँ मैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। अच्छा, ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना था, अब क्या करना था मगर एक्सीडेंट नहीं था। ओके, तो जाहिर है फिर अगर एक्सीडेंट नहीं था तो फिर सोची समझी कोई चीज़ थी, अगर एक्सीडेंट नहीं था तो अब पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ठीक ठाक किस्म के सवाल जवाब खड़े हो गए कि जी ये हमें शेयर करें कैसे हुआ क्या हुआ और हमारी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें हमारे साथ मिल के, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते आपको कि आप हमें सही बात बताएंगे। अब इसको जॉइंटली, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अगर हमने देखा एक मिसाइल आ रही है जो टेक्निकली एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है तो फिर हम भी फायर कर देते तो फिर क्या होता, आपकी वॉरहेड नहीं था हमारा वॉरहेड होता तो फिर क्या होता, न्यूक्लियर जंग हो जाती। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है और ये तो SOPs जो आपने बनाए हुए हैं और हॉटलाइन है आपकी हमारे दरमियान, तो आपने इतला क्यों नहीं की? एक सेकंड लगता है फ़ोन, आपको जब पता चला कि एक एक्सीडेंटल मिसाइल चल पड़ी है उसी वक्त आपको चाहिए था पाकिस्तान को बताना अंडर द टर्म्स कि जब भी मिसाइल टेस्टिंग होती है तो पहले बताते हैं कि हम ये मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं 72 आवर्स। हाँ। अच्छा, तो जब चले नहीं आपने बताया तो और एक्सीडेंटल हो गया तो उसी वक्त हॉटलाइन पे उठा के कहना था कि एक मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हो गई है एंड डोंट वरी, और कोई हमारी तरफ से एग्रेशन नहीं है, और वो पहले इधर जा रही है फिर जाके उसने अपना रुख चेंज किया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनाब जाते जाते मिसाइल में मिडवे में बात चेंज नहीं होता, ये मतलब इधर माइनर ये चीज़ें हो जाती हैं, मगर ऐसे नहीं होता कि आप ये कर दें अनलेस प्रोग्रामिंग की हो पहले से, फिर हो जाता है। तो साइबर अटैक की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है ना कि जी वो पहले इधर उधर जाते हैं तो फिर आ जाते हैं ऐसे करके। तो अब बात ये है कि दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ साइबर नहीं, ऑफ मिसाइल वॉरफेयर एंड स्पेस वॉरफेयर। तो अब बात ये है कि अब मोईद यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने भी एक ट्वीट कर दी है कि ये इंडिया का जो एक्सप्लेनेशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और सबसे अहम बात जिसकी वजह से अब ये डिफेंस मिनिस्टर ने 6 दिन के बाद जाके आज एक पार्लियामेंट के अंदर एक बयान दिया है, वो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरनेशनल मीडिया में ये बात खड़ी हो गई, वो भी बड़े परेशान। हाँ, लेकिन US स्पोक्स पर्सन तो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट से ज़्यादा हमें कुछ नहीं लगता। नहीं वो तो यही कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे आयशा कि जी इंडिया ने डिलिबरेटली किया है, वो यही कहेंगे, मगर नोटिस ले लिया ना कि ये इन चीज़ों का एक्सीडेंट नहीं होता, ये फेल सेफ होती हैं चीज़ें, इनके 1 2 3 4 स्टॉप्स होते हैं रास्ते में कि अगर एक्सीडेंट हो तो इस स्टेज पे रोक दिया जाए, स्टेज पे रोक, तो ये तो क्लियरेंस मिलती है तो जाती है। ये दीज आर न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स, ये नहीं होता कि ओहो बटन दब गया और ऐसे नहीं गेंद होता, आपके ये घर आ गई, पास कोड्स देनी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है, फलाने से परमिशन आती है, काउंटर चेक होता है, ये बड़ा कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तो ये अब कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो रोग एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं शामिम कुरैशी साहब, अच्छा अब वो जाहिर है कि वो बेचारे क्या कहेंगे कि इन्होंने जान के ये किया है। अगर ये पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इन्होंने सोचे समझे ये किया है हमारे डिफेंसेस चेक करने के लिए, तो फिर और आगे से फिर ये बात आएगी, आयशा आगे से पूछेगी अच्छा कुरैशी साहब तो फिर अगर ये सोची समझी गेम थी तो आपने क्या किया, आपने शूट डाउन क्यों नहीं किया, आपके डिफेंसेस कहाँ थे? फिर आप उधर इनकी तरफ आ जाएंगे ना कि भाई उनसे तो ये हो गया और आप कहते हैं कि उन्होंने ये टेस्टिंग की है, तो वो तो टेस्ट कामयाब हो गया क्योंकि वो आई है और आके गिर गई है, 3.5 मिनट आपकी एयर स्पेस में घूमती फिरती रही है, सैर सपाटे लेती रही है और आके ठा कर गई है और आप जो है सोए हुए थे। अच्छा। और आपकी तरफ से अब ये इशारे अनऑफिशियली मीडिया को बताए जा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है,
हम शूट डाउन कर सकते थे, हमने शूट डाउन नहीं किया। इंटरसेप्ट कर लिया था, हमने इंटरसेप्ट कर सकते थे या कर भी लिया लिया था, जी। मगर ऐसी कहाँ से उड़ा, अब बात किस ये टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने और वहाँ की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उन्होंने नोटिस ले लिया इस चीज़ का और वहाँ उन्होंने ये कहा और इदारे लिखे गए हैं वहाँ कि ये कमाल की बात है कि उन्होंने उनकी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान आगे से करता कुछ नहीं है, और उसके बाद अब ये आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। खित्ते के लिए तो बहुत खतरनाक डेवलपमेंट। अमेरिका की आपने बात कर ली, चाइना को आप क्यों इग्नोर कर गए हैं? नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा। देखिए, ये चाइना इस किस्म की, चाइना ने भी बाय द वे ये कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका भी एक फॉर्मल स्टेटमेंट आया है, बिकॉज वो भी इन्वॉल्व है ना इस थिएटर में। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के थिएटर में चाइना बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। उनका भी स्टेटमेंट आ गया है कि ये इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सही है और ये इंडिया की तरफ से जो कुछ हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन हमें मिलनी चाहिए कि ये जेन्युइनली अगर एक्सीडेंट था तो हमें पता लगना चाहिए कैसे हुआ, और हमें ये भी पता लगना चाहिए कि आगे क्यों नहीं होगा फिर से ही, और आगे होगा तो फिर हम क्या करेंगे। कल को चाइना की तरफ आता, मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना के पास सिस्टम है ये मिसाइल्स को मार गिराने का। अच्छा, उन्होंने हमें भी सिस्टम दिया हुआ है, अब मैं आपको बता दूं, मगर वो सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम दुनिया में 2 या 3 है। एक इजराइलीज़ के पास है जो कि अमेरिकनों ने उनको दिया है, पैट्रियट सिस्टम, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल को उड़ा देता है और एयर टू एयर भी कर सकता है। इसी तरीके के साथ रूस के पास S-400 सिस्टम है जो कि उन्होंने टर्की को दिया है, अब इंडिया ख़रीदने जा रहा है और ईरान भी नेगोशिएट कर रहा है वो ख़रीदने के लिए। ठीक है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास चाइनीज़ सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास 3 किस्म की मिसाइल्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो कि इस किस्म की मिसाइल जो ब्राह्मोस मिसाइल है, वेरी एडवांस्ड क्रूज़ मिसाइल और बड़ी ख़तरनाक मिसाइल है, ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर, जो कि चाइना ने हमें दी हैं 3 किस्म के सिस्टम्स। एक वो है कि HQ9 और HQ16, ये एक सिस्टम है जब ज़्यादा हाइट पे हो तो उस मिसाइल को गिराने के लिए नीचे से मिसाइल जाती है, और एक वो है कि जब लो फ्लाइंग हो तो उसको गिराने के लिए वो लो फ्लाइंग सिस्टम होता है। और इसी तरीके के साथ एक LQ सिस्टम एक और भी है जिसका हवाला भी दिया जा रहा है। तो मगर ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, दे आर नॉट 100%, दे आर नॉट 100%। और ये ब्राह्मोस मिसाइल बड़ी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है, तो मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी ब्रीच हुई है। तो UN अगर तहकीकात, तो अब ये मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये डिफेंस वाले इंडिया की जो मर्जी कहते रहे, ये शरारत है, 100% शरारत है। ये एक्सीडेंट नहीं है, इस किस्म की चीज़ों के एक्सीडेंट नहीं होते, फेल सेफ सिस्टम्स होते हैं इनको सिक्योर करने के लिए, और इसके अंदर बहुत सी कोड्स होती हैं, परमिशंस होती हैं ताकि इस किस्म की चीज़ ना हो। ये है कि जी उसके अंदर वॉरहेड नहीं था तो इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया, अगर वॉरहेड होता तो बहुत से फिर से फेल सेफ सिस्टम होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसमें दाल में बहुत काला है और ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बात आगे चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ गलती कहना यहीं तक बात नहीं रुकेगी, आने वाले दिनों में हो सकता है ये बात हादसे से कुछ ज़्यादा निकले। बहरहाल अमेरिका और चाइना दोनों पाकिस्तान और भारत पर अब जोर दे रहे हैं कि दोनों बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या पेशरफ्त होती है। सेठी साहब से कुछ जानना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए इस नंबर पर भेजिए, हमें फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।